हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बात की थी, अपना वही चैप्टर चल रहा है, आखिरी चैप्टर है हमारी जो किताब है समष्टि अर्थशास्त्र उसका, और इसमें कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं और उन अकाउंट्स में कौन कौन सी मदें, कौन कौन से आइटम्स आते हैं, सबकी बात की थी। और हमारे जो अधिगम उद्देश्य थे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है ना, अदायगी संतुलन क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और चालू खाते और पूंजी खाते, इसके कौन कौन से घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, और अदायगी संतुलन में आधिक्य और घाटा किसको कहा जाता है, यानी कि कब सरप्लस कहते हैं और कब हम डेफिसिट कहते हैं। ये सारी बात हम लोगों ने काफी डिटेल में काफी अच्छे से कर लिए। अब इसी में कुछ आगे की बातें भी आती है, जिसमें आता है हमारा विदेशी विनिमय बाजार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी आता है अखबारों में, चालू खाता और पूंजी खाता भी लिखा रहता है, लेकिन उतना ज्यादा कॉमन नहीं है जितना कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात की जाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे किया जाता है, उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसका निर्धारण कैसे होता है, ये सारी बातें करेंगे। तो ये सारी चीजें भी हमारी बाकी रहेंगी, जिसमें विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है, ठीक, फिर उसमें जो दर है उसका निर्धारण कैसे होता है, डिटर्मिनेशन कैसे होता है, फिर अलग अलग तरह की प्रणालियां, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, वो अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं को फॉलो करती हैं, कोई एक सिस्टम अब नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो कुछ कुछ सिस्टम्स को हम लोगों ने फॉलो किया, पहले पूरी तरह से सोने से लिंक रखा, उसके बाद से ब्रेटन वुड्स सिस्टम में सोने से यूएस डॉलर को लिंक किया और यूएस डॉलर को बाकी सिस्टम से लिंक किया, तो वो सारी चीजें क्या थी, फिर करंट सिनेरियो क्यों आया, उन सिस्टम्स में क्या क्या खामियां थी, ये वाली बात भी करेंगे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिशन आप दे रहे हैं और ऐतिहासिक दृष्टिकोण अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज वाली अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इंप्रूव करनी है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं समझ में आता है कि उसमें क्या क्या गलतियां थी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है इकोनॉमिक्स में जिनको पहले से प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही कठिन होता है। तो जब चीजें हो चुकी होती हैं फिर हमें समझ आता है कि अच्छा ये ऐसे हुआ है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत कठिन होता है कई बार प्रेडिक्ट कर पाना। और कई स्मार्ट इकोनॉमिस्ट ने कई ऐसे सिस्टम्स बनाए जो बहुत बुरी तरह से फेल किया, जिन सिस्टम्स ने, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वही चीज सही लग रही थी, है ना, तो ऐसा हुआ। फिर क्या है, विनिमय दर प्रबंधन में जो अंतरराष्ट्रीय अनुभव रहा है वो कैसा रहा है, इसी में हम लोग जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण वाली बात है उसको पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक। तो आज जो है हम लोग स्टार्टिंग किससे करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से, ठीक। अच्छा, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब हम लोग बात कर रहे थे ना, तो अदायगी संतुलन में पूरी एक अर्थव्यवस्था बाकी दुनिया भर से जो भी लेन देन कर रही होती है उसकी बात हम लोग करते हैं मेनली। अभी क्या करेंगे हम लोग, कोई एक इकोनॉमिक एजेंट है, कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, तो उस एकल लेन देन की चर्चा करते हैं। कोई एक इंडिविजुअल है और उसके भी किसी एक लेन देन की चर्चा करते हैं। एक इंडिविजुअल भी बहुत सारे लेन देन कर सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भारतीय है, वो छुट्टी बिताने के लिए कहां जाता है, लंदन की यात्रा करना चाहता है, ठीक, लंदन जाना चाहता है। तो लंदन जाने का मतलब क्या हुआ कि इंग्लैंड में वो एक तरह की टूरिज्म को, जो वहां का टूरिज्म है उससे सेवाओं को खरीद रहा है, ठीक, क्योंकि इंग्लैंड जाएगा, लंदन जाएगा, तो लंदन जाकर के कुछ खर्च करेगा, तो उसको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कौन कर रहा है, वो वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री कर रही है, ठीक। अच्छा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, लंदन में वो पैसे जो चुकाएगा वो क्या रुपए में चुकाएगा, भारतीय रुपए में नहीं चुकाएगा, किसमें चुकाएगा, तो वहां की जो मुद्रा है उसको पूरा नाम तो ऐसे पाउंड स्टर्लिंग होता है, सिर्फ स्टर्लिंग भी बोला जाता है, सिर्फ पाउंड भी बोला जाता है, तो उसे पाउंड्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको लंदन में रहते हुए घूमना है, किसी ऐतिहासिक इमारत को जाकर के देखना है, या खाना पीना खाना है, या रुकना है, इन सारी चीजों में खर्च होंगे पैसे। तो वो जो करेंसी है वहां पर वो प्रचलन में है पाउंड्स, तो उसको पाउंड्स लेने की आवश्यकता होगी। तो अब वो पाउंड्स कहां से लेगा, वो तो इंडियन है, उसके पास तो रुपए आते हैं, उसको सैलरी में भी रुपए मिलता है, तो क्या होता है, उससे पाउंड्स की आवश्यकता होगी, और पाउंड्स किसके बदले में ले सकता है, रुपए के बदले में खरीदेगा। तो कहां से खरीदेगा और कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको पाउंड्स के लिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सोचिए, आपको ही जाना है तो आपको सबसे पहले तो पाउंड चाहिए, तो कहां से मिलेंगे, तो बहुत सारे एजेंसीज होती हैं, बहुत सारे, आप एयरपोर्ट्स पे भी जाते हैं, वहां पर भी आपको एक्सचेंज ऑफिसेस मिल जाते हैं। कई लोग इस तरह का काम कर रहे होते हैं जहां पर आप थोड़ा सा कमीशन ले लेते हैं। बहुत सारी, अब तो ऑनलाइन भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप अपने अकाउंट से रुपए ट्रांसफर करिए, आपको पाउंड्स मिल जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा वो अपनी फी चार्ज कर लेते हैं, थोड़ा कमीशन ले लेते हैं, तो 1-2% आपको एडिशनल पैसा देना पड़ता है, फिर आपको कन्वर्जन हो जाता है, ठीक। अच्छा, और क्या हो जाता है, कहां, तो क्या है, जगह जगह बहुत
बहुत सारे डीलर्स हैं, ऑनलाइन एक्सचेंजेस भी अब तो आ चुके हैं। ठीक, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में कीमत को ही हम लोग विनिमय दर कहते हैं। अब ये कहां से निकल के आ गया? ये ऐसे निकल करके आ गया कि भाई मुझे 1 पाउंड चाहिए तो क्या मुझे 1 रुपए देना पड़ेगा? 1 रुपए के बदले आपको 1 पाउंड मिलेगा क्या? ठीक है, अब एक ही है तो पाउंड लिख देते हैं, ऐसा है क्या? तो ये तो नहीं है। अभी हाल ही में कुछ 103 104 के आसपास चल रहा है, ऐसे समझ लीजिए, मतलब 103 या 104 रुपए आप देने पड़ेंगे तब आपको जाकर के 1 पाउंड मिलेगा। तो ये जिस रेट पर मिल रहा है, थोड़े दिन पहले 88 89 हो गया था, ठीक है, थोड़े दिन पहले, अभी बहुत तेजी से पाउंड का एप्रिसिएशन हुआ है, उसकी मूल्य वृद्धि हुई है। देखिए पहले 1 पाउंड 88 रुपए में मिल जा रहा था, अब 1 पाउंड 103 या 104 रुपए में मिल रहा है, तो पाउंड महंगा हो गया ना, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? एप्रिसिएशन। और इसी में 2 चीजें होती, ध्यान रखिएगा। एक चीज होती है अलग अलग तरह की सिस्टम से, जिसको हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार क्या होता है, मूल्य वृद्धि हो रही होती है, और एक बार जानबूझ करके बढ़ाया जा रहा होता है। तो जब मूल्य वृद्धि हो रही होती है तो मार्केट फोर्सेस से हो रही होती है। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि मांग और पूर्ति के जो बाजारी शक्तियां हैं, या बाजार में जो मांग है और बाजार में जो पूर्ति है, उन शक्तियों से, उन फोर्सेस से जब खुद से डिटरमाइन होकर के वैल्यू बढ़ जा रही है, तब उसको क्या बोल देते हैं? मुद्रा में मूल्य वृद्धि हो रही है। ठीक है, अवमूल्यन हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि कोई भी सेंट्रल बैंक है किसी देश की, केंद्रीय बैंक है, वो जानबूझ करके किसी दूसरे देश की मुद्रा को कम या ज्यादा करने की कोशिश में कुछ स्टेप्स ले सकती है, जिसकी वजह से किसी दूसरे देश की जब मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको हम लोग दूसरा टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो एक को हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन, और एक को क्या बोल देते हैं? तो देखिए एक बार क्या होता है, जैसे इसी तरह से हम लोग मुद्रा को घटाते हैं, अभी डिटेल में बात करेंगे आगे, तो मैं सारी चीज आपको समझा दूंगा। तो 2 चीजें हैं, रिजल्ट सेम ही है, डिपेंड ये कर रहा है कि क्या मार्केट ये कर रहा है या केंद्रीय बैंक कर रही है। और जब केंद्रीय बैंक कर रही होती है तो उसका टर्म अलग हो जाता है, जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो अलग हो जाता है, और जब मार्केट में खुद से हो रहा होता है तो उसके लिए हम लोग एक अलग टर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। कुल मिलाकर के अभी समझना क्या है, अभी तुम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो ये समझ में आ रहा है यार कि किसी कोई दर होती है, उस दर पर ही हमें एक्सचेंज करके मिलता है। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? आप लेन देन कर रहे हो ना, आपने एक्सचेंज किया, तो आपने रुपए दिए और आपको पाउंड मिला, तो किस दर पर होगा, उसी दर को हम लोग क्या बोल देते हैं? विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज का हिंदी में जो दूसरा नाम है वो विनिमय भी है। ठीक, अच्छा।